बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। शोएब आप लोगों के सामने मौजूद। आज मोरखा 25 अगस्त 2020 को आपके ऑनलाइन टेस्ट सेशन का पहला टेस्ट रेक हुआ और उसमें आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी देखी मैंने। इट मीन्स दैट कि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता परफेक्शन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आई रियली फील्स ग्लैड। और आप लोगों के इस टेस्ट की अटेम्प्ट करने के हवाले से स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किया उनके लिए मैं बताता चला जाऊँ कि तकरीबन कोई 500 to 600 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट किया। और स्कोर ओवरऑल जो देखा गया 100 में से अब तक मेरे पास जो स्टैटिक्स आए हैं उसमें कोई 82 हाईएस्ट मार्क्स आए, यानी कि 18 मिस्टेक्स हैं। तो ऑफ कोर्स आप लोगों ने इम्प्रूवमेंट करनी है। इम्प्रूवमेंट करके आप लोग ये 90 प्लस लेकर के जाओगे, फिर 95 प्लस, और अल्टीमेटली एक वक्त आएगा कि 98 99 तक भी आपके क्वेश्चन जो है वो ठीक होंगे यूनिट वाइज टेस्ट सेशन के अंदर। फिर उसके बाद आगे क्रैश टेस्ट और ग्रैंड टेस्ट वगैरह के अंदर आप लोगों की मज़ीद परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी। और आप लोगों ने एक बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि जो आप लोगों के मिस्टेक्स हो उन मिस्टेक्स को ज़रूर कवर करें। इस डिस्कशन से आप लोगों को आपकी की गई मिस्टेक्स का ज़रूर जो है वो अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा, ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाए कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने कौन सी चीज़ें जो है वो गलत की हैं जिनको आप लोगों को कवर करना चाहिए। मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने इस वक्त मौजूद है कि ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट के मुताबिक बताया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। आप लोगों को अगर याद हो रेडियस का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप आइसोटोप का, वो आप लोगों ने डिफ्लेक्शन पढ़ी थी कि ऑफ कोर्स जिसकी डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा होती है उसका रेडियस जो है वो स्मॉल हो जाता है, जिसकी डिफ्लेक्शन कम होती है उसका रेडियस जो है वो लार्ज होता है। तो ये मास के ऊपर डिपेंड करता था। फॉर एग्जांपल 20, 21 और 22 तीन आइसोटोप्स अगर नियॉन के हों तो सबसे कम मास वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम होगा, क्योंकि रेडियस का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। वही फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके मुताबिक m/e इज इक्वल टू h² r²/2e। इस फार्मूले से हम लोग ये डिराइव करते हैं। तो मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब था कि हमें जो है वो मैक्सिमम मास चाहिए। तो मैक्सिमम मास ऑफ कोर्स नियॉन 22 का है, तो इसका आंसर ऑफ कोर्स क्या होगा? चार्ली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन 14 कार्बन 13 आर डैश ऑफ ईच अदर। अब आप लोगों को पता होना चाहिए 7 14 और 6 13 में हमारे पास आइसोबार्स नहीं हो सकते, क्योंकि इनके मास नंबर्स डिफरेंट है, एक 13 और एक 14 है। आइसोटोन्स न्यूट्रॉन सेम हो सकते हैं, चेकआउट कर लेते हैं। 14 में से 7 को डिडक्ट करूँ तो 7, 13 में से 6 को डिडक्ट करने पर भी मुझे 7 मिल रहा है। इसका मतलब है मैं इनको आइसोटोन्स कह सकता हूँ। आइसोइलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए और कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए। एटॉमिक नंबर हमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में बताता है, और मास नंबर और एटॉमिक नंबर के डिफरेंस से हम न्यूट्रॉन नंबर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट 20 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है 106.5 ग्राम ऑफ HCl, और ये रिएक्शन है एल्यूमिनियम प्लस 6 HCl एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस विल बी कंट्रोल्ड बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट। आइए देखते हैं कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। एल्यूमिनियम है, HCl है, एल्यूमिनियम और HCl दोनों भी दिया गया है, एल्यूमिनियम क्लोराइड दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट्स दो नहीं हो सकते, और यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो प्रोडक्ट है वो नहीं हो सकती। इसका मतलब एल्यूमिनियम और HCl में से कोई एक ऑप्शन है। रेशियो लगा लेते हैं, जो लीस्ट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा वही क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो रेशियो लगने लगी है एल्यूमिनियम की हाइड्रोजन के साथ और इसी तरह HCl की हाइड्रोजन के साथ। अगर एल्यूमिनियम के 2 मोल्स हों तो हमारे पास हाइड्रोजन के 3 मोल्स होते हैं। एल्यूमिनियम के 2 मोल्स हों तो हाइड्रोजन के 3 मोल्स होते हैं। ये इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद है। और दूसरी तरफ अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि क्वेश्चन के अंदर 20 ग्राम दिया हुआ है, तो 20 ग्राम जो है वो को तकरीबन 0.74 मोल्स के करीब जो है वो बनता है। तो उसके हिसाब से अगर आप लोग देख लें
तो अगर ये कम हुए तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसके अगर मोल्स फाइंड आउट करना चाहें कि एलुमिनियम से कितने मोल्स प्रोड्यूस, आप कहेंगे सर ये 0.74 किधर से आया, बेटा 20/27 करें तो ये 0.74 मोल्स के करीब ही बनता है। इसी तरह यहाँ पे HCl के मोल्स देखें 6, तो हाइड्रोजन के प्रोड्यूस हो रहे हैं 3। क्वेश्चन में पहुँच जाएँ, क्वेश्चन में 106.5 है, HCl एक का मास 36.5 होता है, ठीक है बेटा 36.5 होता है। तो अब आप 106.5 को अगर डिवाइड करते हैं इसके मोलर मास 36.5 के साथ, तो ये मेरे पास कितने मोल्स बने, इसको हम जो है वो कैलकुलेटर के थ्रू भी जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। बहरहाल आप लोग अपनी अपनी फनकारियाँ जो है वो लगाएंगे। यहाँ पे आप लोग अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो मैं कह सकता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 3 मोल्स जो है वो बन रहे हैं 36, 3 तकरीबन 103। मैं एक राउंड ऑफ करके जो है वो फिगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। देखिए कैलकुलेटर की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन मैं अगर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देखना चाहूँ तो मैं इसको आप लोगों के पास अगर डिवाइड करता हूँ, मैंने रफ सा टेंटेटिव तो आइडिया दे दिया, लेकिन अगर मैं इसको एग्जैक्ट देखूँ तो 2.91 बनता है, ठीक है 2.91। तो बेटा इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं तकरीबन 91, तकरीबन 3, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मोल्स अगर 3 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 3 मोल्स कितने प्रोड्यूस करेंगे, 1.5 हाफ मोल तकरीबन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर भी चेक आउट कर लेते हैं। यहाँ पे अब आप लोगों ने x फाइंड आउट करना है, तो अब आप देखें कि 0.74 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 हो रहा था, ठीक है। तो अब यहीं पे आप लोगों के सामने इसको भी जो है वो हम लोग देख सकते हैं। ये इसको अगर आप डिवाइड करते हैं बेटे तो ये 37 बन जाएगा। 0.37 अगर 3 से मल्टीप्लाई होता है, मैं बगैर कैलकुलेटर के करना चाह रहा हूँ, तो ये तकरीबन हमारे पास चेक कर लेते हैं 0.37 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया हमारे पास 1.1, ठीक है 1.1। अब एक तरफ आपके पास 1.1 मोल्स एल्यूमिनियम वाली साइड से आ रहे हैं और एक 1.5 हाइड्रोजन वाली साइड से थे। कौन लेस मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है? ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम प्रोड्यूस कर रहा है। तो एल्यूमिनियम ही क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन विल बी कंट्रोल्ड बाय एल्यूमिनियम। अब आप लोगों को कॉमन सेंस की बेस पर भी ये बताता हूँ कि HCl के बच्चे कहते हैं सर ज़्यादा मोल्स यूज़ हो रहे थे, एल्यूमिनियम के कम मोल यूज़ हो रहे थे। ये कॉमन सेंस नहीं होती, ये बोंगी होती है जो बच्चे अक्सर मारते हैं। आप लोगों ने रेशो लगा लेनी है। बाद दफ़ा बज़ाहिर हमें मोल्स एक सब्सटेंस के ज़्यादा लग रहे होते हैं, लेकिन उसकी कंजम्पशन भी उसी हिसाब से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मीथेन प्लस वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के 4 मोल्स बना रहा है। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड अगर 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट करे कम्प्लीटली विद 18 ग्राम ऑफ वाटर। यार इक्वेशन से ही साफ जाहिर है, आप लोगों के पास हाइड्रोजन गैस की अमाउंट पूछी गई है। ऑफ कोर्स ये भी लिमिटिंग रिएक्टेंट का ही एक कॉन्सेप्ट होगा। तो मीथेन और हाइड्रोजन की रेशियो लगेगी, इसी तरह वाटर और हाइड्रोजन की रेशियो लगेगी। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ यहाँ पे मीथेन का 1 मोल यानी कि 16 ग्राम हो, तो हाइड्रोजन के 4 मोल्स बन रहे हैं, यानी कि 4 मोल्स का मतलब होगा 8 ग्राम हाइड्रोजन। अब मैथ्स का रेशियो ले लो, ठीक है। 16 ग्राम मोल्स की रेशियो से भी आप चेक कर सकते हैं, मैथ्स की रेशियो से भी चेक कर सकते हैं। आप लोग अगर कहते हैं नहीं सर मैंने मोल्स की रेशियो लगानी है, तो मैं कह देता हूँ कि इसका 1 मोल जो है इसके 4 मोल्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये 8 ग्राम 4 मोल्स ही बन रहा है। इसी तरह वाटर को देखें तो यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन बताती है आपको कि 36 ग्राम अगर वाटर हो या 2 मोल्स हो तो हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 8 ग्राम। अब आप लोग खुद फैसला कर लें कि 36 ग्राम जो है वो 8 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन क्वेश्चन में आपके पास जस्ट 18 ग्राम वाटर है, तो ये कितना हो रहा होगा, 4 ग्राम। तो फैसला कर लें, 36 ने 8 बनाना है तो 18 ने 4 बनाना है, यहाँ पे 16 ने 8 ग्राम बनाना है, क्योंकि यहाँ पे मैथ 16 बनता है। तो इसका मतलब है लेस हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाला कौन है? ऑफ कोर्स वाटर है, क्योंकि वाटर की बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंगली देखें तो रिलेटिवली कम मिकदार ली गई है। जो कम मिकदार के हवाले से देखा जाता है, लेस अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, वही क्या होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप लोगों के पास जो वाटर की क्वांटिटी होगी, सॉरी हाइड्रोजन की क्वांटिटी होगी, वो 4 ग्राम होगी, यानी कि बीटा आंसर होगा। समझ आई बात की? बड़ा आसान सा सवाल था कि आपने रेशियो लगाई, रेशियो के थ्रू मोल्स को जो है वो फाइंड आउट किया। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव इक्वल नंबर ऑफ आयंस व्हेन डिसोसिएटेड कंप्लीटली, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव इक्वल नंबर ऑफ आयंस, इक्वल नंबर ऑफ आयंस होगा जब डिसोसिएट हो जाए कंप्लीटली। 1 मोल सोडियम क्लोराइड का और हाफ मोल मैग्नीशियम क्लोराइड का, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया हुआ इस तरह का एक क्वेश्चन। अब आप लोग देखें कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड अगर डिसोसिएट होता है तो अब आप लोगों ने खुद फैसला करना है कि 1 सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट होके सोडियम आयन बनाएगा और साथ में एक क्लोराइड आयन बनाएगा, ये 2 मोल्स ऑफ आयन्स बन गए। इसके साथ अगर आप MgCl2 की बात करते हैं तो अब आप खुद फैसला कर लें कि MgCl2 का मैग्नीशियम आयन और 2 क्लोराइड आयन्स बनते हैं। अब इसको आप लोगों को कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। इसका सबसे आसान तरीका क्या है, आइए अब आपको समझाता हूँ। आपने जितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उन नंबर ऑफ आयंस को मोल से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास मोल्स ऑफ आयंस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? मोल्स ऑफ आयंस। ठीक है, अब आप लोगों को मोल्स ऑफ आयंस से ये कंपैरिजन करना है, ये कितने आयंस इसके बनेंगे हम यहीं पे चेक कर लेते हैं। आप लोगों ने फट से करना था 2 मोल्स ऑफ आयंस, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको 1 मोल ने 2 मोल्स ऑफ आयंस देने हैं। यहाँ पे देखिए आपको आयोनाइज होकर पता चल गया कि एक मैग्नीशियम होगा, 2 क्लोराइड होंगे और 1.1/2 मोल्स है, तो 0.5 को या 1/2 ही लिख लो, कोई इशू नहीं है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, तो ये होता है 3/2 का मतलब होता है 1.5। इसका मतलब है यहाँ बराबर नहीं हो सकते क्योंकि इधर 2 मोल्स बन रहे हैं मल्टीप्लाई करने पर और इधर 1.5 बन रहे हैं, अल्फा ऑप्शन निकल गई। 2/3 मोल्स ऑफ सोडियम आयन एंड 4/9 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आयन। आइए इसको चेक कर लेते हैं, बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूँ। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, क्या ये इक्वल टू बनता है 4/9 मल्टीप्लाई बाय 3 के? आइए ज़रा इसको चेक करते हैं, ये बना 4/3 इज इक्वल टू, इसको चेक कर लेते हैं, 3 3 आर 9, तो ये भी 4/3 आ गया। इसका मतलब है कि बीटा ऑप्शन हो सकती है। चार्ली ऑप्शन को देखो, आप कहेंगे सर कमाल कर दिया आपने, तो कमाल का शॉर्टकट बता दिया। देखो इसकी हाफ मोल है और 2 आयोनाइजेशन के बाद प्रोड्यूस करेगा, तो ये मेरे पास हो गया 2/2 का मतलब 1 मोल। और इसी तरह अगर मैं मैग्नीशियम की 2/3 की बात करूँ तो 2/3 इंटू 3 की बात करें, 3 से 3 कैंसिल होकर ये बन रहे हैं 2 मोल्स, इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं होगा। कितनी सिंप्लीफाई कर दी मैंने बात, 2 मोल से मल्टीप्लाई करके इसी तरह 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल होकर 2 मोल्स बनते हैं, 2 से 2 कैंसिल होकर 3 मोल्स बनते हैं। इसका मतलब है ये भी बराबर नहीं होंगे, तो आंसर बनेगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन 90 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज क्या होंगे? बड़ा आसान सवाल है। 90 इज द मास ऑफ ग्लूकोज, 180 इज द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23 से मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो आपसे अगर कार्बन पूछे गए हैं तो साथ ही मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, मामला बिल्कुल सीधा सादा सा है। ये आप लोगों के पास 6 3 आर 18 और इसी तरह ये कैंसिल कर दें 0 के साथ 0, 3 3 आर 9, तो 6 3 आर 12 इंटू 6 10⁻23 बनता है। और बेटे ये हमारे पास 1.2 के लिहाज से कितना बनेगा? कहीं पे मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ? 6 3 आर 18, देखा मुझसे गलती हो गई। 6 3 आर 18 इंटू 10⁻23 बनेगा, तो ये आप लोगों के पास चार्ली ऑप्शन में पड़ी हुई है। ठीक है, बात हो जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज अ सीक्रेट यूनिट ऑफ केमिस्ट? केमिस्ट जो यूनिट यूज करते हैं वो मोल यूज करते हैं, 1 किलोग्राम ग्राम वगैरह बेचारे फिजिक्स वाले यूज करते हैं। ड्यूरिंग आइसोटोपिक एनालिसिस द प्रेशर ऑफ द वेपर्स ऑफ द आयंस मेंटेन इन द आयोनाइजेशन चैम्बर इज, आपकी बुक कहती है अराउंड 10⁻⁻6 से 10⁻⁷ टॉर, तो डेफिनेटली बेस्ट आंसर बन रहा है अल्फा। Na is the number of atoms in 1 gram of helium gas। देख लेते हैं, 1/2 इंटू 6.02 10⁻23, क्या ये एवोगाड्रो नंबर हो सकता है? नहीं, ये हाफ हो जाएगा, निकाल दें। इलेक्ट्रॉन नीडेड टू डिपॉजिट 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पर चार्ज होता है +2 यानी कि अगर इसका 1 मोल हो
तो इसमें डिपॉजिट करवाने के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि डाई पॉजिटिव आयन है, डाई पॉजिटिव आयन्स के लिए 2 मोल्स ऑफ आयन्स रिक्वायर्ड होगा, तो ये भी एवोगाड्रो नंबर नहीं हो सकता। मॉलिक्यूल्स इन 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन गैस, तो 35.5 ओवर 71 इंटू 6.02 10⁻23। फैसला तुम लोग कर दो कि जब 2 से डिवाइड होगा तो 3.01 रह जाएगा। बची एक ही ऑप्शन के साथ 24 ग्राम मैग्नीशियम, इसका 1 मोल बनती है। जब भी किसी सब्सटेंस का 1 मोल हो तो उसमें पार्टिकल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर। मुश्किल सवाल है? बिल्कुल भी नहीं, आसान सवाल है। द मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन वेपर फेज इज, वेपर फेज में एक मॉलिक्यूल का मैस, सिंगल मॉलिक्यूल का मैस 18 AMU होगा। याद रख लीजिएगा, AMU इज ऑलवेज यूज्ड फॉर सिंगल मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करता तो फिर 18 ग्राम पर मोल आंसर होना था। मिलीग्राम वाला भी कोई चक्कर नहीं है और ये भी कोई चक्कर नहीं है। सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल स्पीशीज के मैस के लिए हमेशा AMU यूनिट यूज किया जाता है। 11 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली एन एम्पिरिकल फार्मूला। आपको पता होना चाहिए, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल दोनों हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल दोनों हो सकते हैं। ये इस वक्त हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फिर से दोनों हो सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि इस तरह का कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जो ओनली एम्पिरिकल फार्मूला, ये बाकी तीनों ऑप्शंस में मॉलिक्यूलर फार्मूलाज भी हो सकते हैं और एम्पिरिकल फार्मूलाज भी होंगे, बल्कि सेम होंगे, क्योंकि वो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। सिंपल बट ट्रिकी क्वेश्चन। What is the fractional atomic mass of an element such that जिसका A 60% हो और A 40% हो। बेटा 60 वाले को 60 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 40 वाले को 40 से मल्टीप्लाई करना है, और इनको ऑफ कोर्स ऐड करके एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर देना, जो कि निकलती है एवरेज एटॉमिक मास। अब कौन सी ऑप्शन बन रही है? बिल्कुल मेरे ख्याल में तो अल्फा ऑप्शन है, बाकी आगे उसने गड़बड़ेशन की हुई है, तो आंसर अल्फा बनेगा, जो कि एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। SO2 में 32 जमा 32 मिलाएं तो 64 ग्राम बनता है। अगर 64 ग्राम इसका 1 मोल बनता है, ये भी जेहन में रख लीजिएगा। SO2 के अगर 1 मोल हो तो इसमें ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे? उसने मोल पूछे या ग्राम्स पूछे? उसने पूछा है कि इतने मोल्स कितने मोल्स होंगे इतने ग्राम के साथ। अब मैं आपको कहता हूं कि अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन हो तो इसका 1 मोल बनता है। 32 का 8 ग्राम बनता है 1/4। करके देख लो, इधर एक्स लगा दो, ना भी लगाओ तो भी आपको पता होना चाहिए। 1/4 मोल होगा, क्योंकि 32 ग्राम के साथ 1 मोल बनता है, 8 ग्राम के साथ 1/4 बनेगा। 1/4 का मतलब है 0.25 पड़ा हुआ है अल्फा ऑप्शन में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम मास। चेक करें, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड और 1 मोल नाइट्रोजन 28 बनता है, इसका 12 और 16 इसका भी 28 बनता है। अरे यार, ये तो पहली ऑप्शन ही होगी, बाकी भी देख ले। 28 44 9, 32 28 9, 32 44 9, इसका मतलब है अल्फा ही आंसर होगा 1 मोल के हिसाब से। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो 1:1.331 है। द एम्पिरिकल फार्मूला वुड बी, बेटा किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर रेशियो में लाना जरूरी है। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं नंबर 3, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होके ये जो रेशियो आप लोगों के पास है ये बनेगी 3, ये बन जाएगी 4, यानी कि 3.99 और फिर से 3। तो इस सिंपलेस्ट रेशियो के साथ आंसर बनेगा बीटा। तो बेटा किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है। Which of the following is correct to the context of mass spectrum for triisotopic element? Mass spectrum of triisotopic element, जो उसके हवाले से बात होगी। ट्राईआइसोटोपिक का क्या मतलब है? 3 पीक्स होनी चाहिए। अब क्या 3 पीक्स एक ही अबंडेंस की हो सकती हैं? नो। यहां पे अगर आप लोग मैथ्स चेक करो तो मुझे दिख रहा है एक 20, एक 22 और एक 24। अब यहाँ पे आप लोग 2 चीज़ें ज़हन में रख लीजिएगा। इज़ इट पॉसिबल कि आपके पास ये 50% है,
ये पिक्चर थोड़ी सी छोटी है, ये 50% और यहाँ पे 100% है। यहाँ से आपने जज करना था, ये 100, ये 50, ये 100, ये 50, ठीक है जी। इसी तरह ये 100 और ये 50। अब देखो हुआ क्या, दो यहाँ पे 50 से क्रॉस करके, इज इट पॉसिबल कि दो की परसेंटेज 50 से ज़्यादा और तीसरे की भी एग्जिस्ट कर रही है? नो। यहाँ पे देखते हैं कि 50 को एक ने क्रॉस कर दिया और एक 50 के बराबर आ गया, तीसरा फिर कहाँ से आएगा परसेंटेज अबंडेंस, ये भी गया। ये एक 50 को क्रॉस कर रहा है, एक 50 से कम है, एक और कम है, तो इसका मतलब है यही ऑप्शन अल्फा बनेगी। यहाँ पर भी देखें तो सब की सेम है, यानी कि 50 50 50, तो ऐसा भी नहीं हो सकता 150% अबंडेंस बन जाए, तो मैक्सिमम 100% होती है। तो ये परसेंटेज या रिलेटिव अबंडेंस ने आपको धोखा देना था और आप लोगों को धोखे से बचाना जनाब माँ बदौलत प्रोफेसर शेब अनवर का काम, जो कि आपको समझा चुके हैं कि मैक्सिमम तीनों की मिला के 100% ही बनती है, बाकी ऑप्शन में 100 से ऊपर जा रही है। सिर्फ इस ऑप्शन में अगर आप लोग देखें तो आपको इस ऑप्शन में ये 100 से कम मिलेगी। तो अगर तीनों को मिला ले तो ये तकरीबन यूँ समझ लें 62 के करीब बन रही है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई 40 के करीब बन रही होगी, तो ये 10 के करीब बन रही होगी, 18 के करीब, तो ये 100 ही सम बनेगा। नंबर 17, एलिमेंट है, 3 पीक्स है, इक्वल लेंथ की है, मैथ स्पेक्ट्रम में व्हाट इज करेक्ट फॉर इट? 3 पीक्स और इक्वल लेंथ की है, इट इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। 3 isotopes with 33% relative abundance of each isotope 50%। अभी बताया 50% नहीं हो सकती, और नहीं हो सकता, इवन नंबर हो सकता है। और बेटे ऑफ कोर्स 33 के साथ 100 के करीब पहुंचा जा सकता है जनाबे वाली। तो आंसर बड़ा सिंपल सा, बीटा। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट का इसके साथ कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है, कि तीनों एलिमेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि तीनों के तीनों जो आइसोटोप्स है वो इक्वल अबंडेंस के हैं, ये इक्वल स्टेबिलिटी के हैं, तो ये टर्म यूज़ हो सकती थी जो किसी भी ऑप्शन में नहीं पड़ी। अगर रिलेटिव अबंडेंस सेम है तो इसका मतलब उनकी स्टेबिलिटी भी सेम है। 90 ग्राम ग्लूकोज का 90 ग्राम पानी में डिजोल्व करके परसेंटेज कितना बनता है यार? 90 सॉल्यूट है और 90 जमा 90 180 ग्राम सोल्यूशन है, बन गया। 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी, तो ये आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50% वेट बाय वेट। तो उम्मीद है ਤੁਹਾਡਾ ये सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होया होएगा। क्वेश्चन नंबर 19 तक ने मोलैरिटी एंड मोलैलिटी फॉर विच सोल्यूशन इज सेम। एक मोलर सोडियम क्लोराइड और एक मोलर सोडियम क्लोराइड अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है जो आप लोगों ने अब याद रखना है। मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम कब हो सकती है? याद रख लीजिएगा, नंबर 1 पे डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर हो, क्या हो? डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें रिलेटिवली कम मिकदार में जो है वो सॉल्यूट मौजूद हो। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर ज़्यादातर मोलैरिटी एंड मोलैलिटी जो है वो सेम होती है। तो ये हमारे पास कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन था, इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। अब हमारे पास सबसे डाइल्यूट सॉल्यूशन इसमें कौन सा नज़र आ रहा है? ऑफ कोर्स 0.001 मोलर ग्लूकोज। तो याद रखिएगा ये तकरीबन 0.001 मोलर ग्लूकोज भी बन सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट तकरीबन इसमें 1 kg होगा, सॉल्वेंट की क्वांटिटी दोनों में तकरीबन सेम होगी। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर मोलैरिटी और मोलैलिटी की बेस पर अगर वैल्यू देखेंगे तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली क्या बनेगी? सेम। अब आप लोग कहेंगे सर ये 1 मोलर 1 मोलर क्यों नहीं हो सकता? आपको पता होगा इसमें 1 लीटर सोल्यूशन की बात होगी, जबकि मोलर में 1 kg सॉल्वेंट की बात होगी। तो सॉल्वेंट के 1 kg की वजह से ये सोल्यूशन का 1 लीटर सॉल्वेंट के लिहाज से कम हो जाएगा। यहाँ पे देखें आपके पास दोनों मोलर ले लो या मोलर ले लो, तकरीबन 1 लीटर ही टोटल सोल्यूशन और सॉल्वेंट जो है वो बन रहे होंगे, जो कि एक इंडिकेशन है। तो मैंने आपको बता दिया डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में मोलैरिटी एंड मोलैलिटी क्या होते हैं? सेम। धड़कने तेज। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट? प्रोटॉन नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट इज सेम, कोई डाउट नहीं है। प्रोटॉन नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज डिफरेंट, बिल्कुल ठीक है। mass number of isotopes and average atomic masses of elements are different, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या बनना चाहिए? ऑल ऑफ दी, सारी बातें ठीक कर गया बेचारा। 21 मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हिट किया मैंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट किसके? डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर के। ग्रेटर द
स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शोन बाय आयन करेक्टर ग्रेटर द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स। बिल्कुल, जितनी करंट स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है उतनी पीक की हाइट बढ़ती चली जाती है। तो हाइट ऑफ द पीक क्या बताती है? रिलेटिव अबंडेंस बताती है। ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। तो बेटे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि रेडियस का मैस के साथ डायरेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायरेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ और चार्ज के साथ क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स। ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉजिटिव आयंस भी ग्रेटर होगी। अब देखें, मैंने आप बच्चों को बताया हुआ है कि जिसकी मोर डिफ्लेक्शन होती है उसका स्मॉल रेडियस होता है। तो मैं अपने बच्चों को ये बता दूं फिर बात कि रेडियस का मैस के साथ डायरेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इन्वर्स है। इसी तरह मैं अगर आपसे कहूँ स्मॉल रेडियस की डिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है तो डिफ्लेक्शन के साथ भी इसका क्या रिलेशनशिप है? इन्वर्स। अब देखो कि मैस का और डिफ्लेक्शन का भी इन्वर्स रिलेशनशिप आपको देखने को मिल गया। ये देखो 20, 21, 22। तो जिसका मैस कम उसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा, इन्वर्स रिलेशनशिप। अब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफ्लेक्शन के साथ क्या बन रहा है? इन्वर्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगी नहीं बल्कि डिफ्लेक्शन क्या होगी? कम। इन्वर्स रिलेशनशिप की बेस पर तो मुझे तो यही इनकरेक्ट ऑप्शन बीटा लग रही है। ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉजिटिव आयंस। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड और डिफ्लेक्शन का डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है तो ये करेक्ट है और ये रिलेशनशिप भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब है एक ही यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग है और वो कौन सी है? बीटा। तो मैंने आपको डिफ्लेक्शन की बेस पर ये समझा दिया और आपको समझ भी आ गई। क्वेश्चन नंबर 22, नंबर ऑफ आइसोटोप्स विच हैव इवन एटॉमिक नंबर एंड इवन मास नंबर्स आर मोर अबंडेंट। और इनकी तादाद 154 है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है। जो बाकी 126 है वो ऑड वाले हैं। ये नंबर आपकी बुक में मौजूद है। नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जिसमें आप लोगों के पास कहीं ना कहीं वॉल्यूम आ जाए वो डिपेंड करती है, जिसमें वॉल्यूम का फैक्टर ना हो वो इंडिपेंडेंट होता है। मोलैरिटी डिपेंड है, पीपीएम में वॉल्यूम है वो डिपेंड है, परसेंटेज में वॉल्यूम है वो डिपेंड है। एक ही बनती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आपको पता है कि मोल जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। तो आंसर क्या बनेगा? बीटा। 24 क्या है? 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज है, 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का। मैस ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन द सोल्यूशन जो है बताओ कितनी होगी? मोलैरिटी दी हुई है, मैंने लिख दी। मैस ऑफ ग्लूकोज फाइंड करनी है सुक्रोज फाइंड करनी है x। मोलर मैस 342 है, मल्टीप्लाई बाय सोल्यूशन का वॉल्यूम है 100। आपको पता है कि डेसीमीटर क्यूब में लेना होता है, डेसीमीटर क्यूब में ये बन जाएगा 0.1 क्योंकि 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। ये 0.1 जो है वो लीटर या डेसीमीटर क्यूब बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लें, x फाइंड कर लो जी, x इधर कर लो, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ। 0.5 342 0.1 पॉइंट फिनिश 10 पॉइंट फिनिश 10, ठीक है। और यहाँ पे अब आप चेक कर लें, 5 2s are 10 एंड 1 कैरी किया, 4 5s are 20 एंड 1 21 एंड उसके बाद 2 कैरी हुआ, 3 5s are 15 और 2 17। तो ये 1710 100 से अगर डिवाइड हो जाए, मेरे पास कोई कैलकुलेटर नहीं लेकिन मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, 17.10 ग्राम बनता है। तो ये आंसर क्या पड़ा हुआ है? अल्फा। आसान था। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंबस्शन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज करता है 60% कार्बन, 8% हाइड्रोजन, 32% ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर मैस अगर 200 हो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मसला ही कोई नहीं है। 60 8 ते 32 मैस नाल डिवाइड करो, 12 1 ते 16, 12 5 60 बेटा ये 5 आ गए। ये आप कहेंगे सर ये आप कर क्या रहे? बेटा ये मैं कुछ भी नहीं कर रहा, आपको तरीके सिखा रहा हूँ शॉर्टकट। ये आगे मोल्स की रेशो जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसके साथ सबको डिवाइड कर दो। 2.5 आएगा, 4 आएगा और 1 आएगा। होल नंबर में लाने के लिए फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बात ऊपर वाली बन जाएगी, C5H8O2। ये बना हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। इसका अगर मैं मैथ्स कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरे पास बनता है
12, 60, 60, 68 और 32, तो ये बनता है 100 mass। अब n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस, ये बना मेरे पास 200 ओवर 100, तो n आ गया 2। आप कहेंगे सर मसला ही कोई नहीं था, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 कार्बन 16 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन बनते, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला था और ये क्या था, एम्पिरिकल फार्मूला। दिस इज द होल स्टोरी ऑफ दिस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कशन मैंने कंप्लीट कर दी। फैसला तुम लोगों ने करना है कि अब तुम लोगों में से कितने बच्चे हैं जो इतने आसान, मैंने हर तकरीबन टॉपिक को इसमें कवर किया है और आप लोगों के सामने ये टेस्ट डिस्कस भी किया। इस टेस्ट की डिस्कशन आप लोगों के लिए बेहद जो है वो हेल्पफुल रहेगी। शॉर्टकट्स, शॉर्ट टेक्निक्स, क्विक डिस्कशन कराई, क्योंकि मैंने बड़ी डिटेल में आपको चीजें पढ़ाई है। नेक्स्ट टेस्ट स्टेट्स ऑफ मैटर को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा और उसकी भी डिस्कशन लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। ख्याल रखिएगा। गुड लक। खुदा हाफिज़।